हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज भी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में आप लोगों के लिए क्या है खास और आज आप लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कई प्रश्न आपको आसान लगेंगे, कुछ आपको नए मिलेंगे। टोटल मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। तो आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला, लॉर्ड नॉर्थ। क्या लॉर्ड नॉर्थ के टाइम पीरियड में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। क्या लॉर्ड बेंटिक के टाइम पीरियड में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। क्या लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त शुरू हुआ था। आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए फटाफट दीजिएगा उत्तर, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी। तो निश्चित ही आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि आपका भारत शिक्षा का कार्यवृत्त जिसको कहते हैं वुड डिस्पैच, ये आपका कब आया है? आप सभी को पता होगा कि आया था आपका 1854 में। 1854 में टाइम पीरियड किसका है? डलहौजी का है, कैनिंग का नहीं है। तो डलहौजी के टाइम पीरियड में आया है, तो इसलिए आपका ये सत्य नहीं है। पहला बिल्कुल सही है। जब आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन बात करेंगे कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। हालांकि भारत में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तो पहला सही सुमेलित है, यहाँ पे गवर्नर जनरल ना दे के प्रधानमंत्री दे दिया है। और कॉर्नवालिस के समय में तो अस्थायी बंदोबस्त आया ही है 1793 में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बेंटिक के टाइम पीरियड में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, सभी को पता होगा 1829 में। इन्हीं के टाइम पीरियड में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो इस तरह से आपका जो सही नहीं है वो आपका चौथा सत्य नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासनिक आदेश जारी किया। इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासनिक आदेश जारी किया है? पहला है कॉर्नवालिस, दूसरा है डलहौजी, तीसरा है वेलेस्ली और चौथा है हार्डिंग। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा और आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपका कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। बताएंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और नया क्वेश्चन भी हो सकता है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासनिक आदेश जारी किया था। तो याद रखेंगे 1803 ईस्वी में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासनिक आदेश जारी करने का जो काम है वो किसने किया है? वो किया है वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने ये काम किया है या गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने ये काम किया है? क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली अलग हैं, गवर्नर जनरल वेलेस्ली हैं जिन्होंने ये काम किया है। और इस विषय में उन्होंने कई कमेटियों का गठन भी किया था कि कैसे नगर नियोजन किया जाए। तो आपका वेलेस्ली है। नेक्स्ट देखिए, भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? काफ़ी आसान है, इसका उत्तर तो आप सभी को पता होगा कि भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में हुआ था। आपने तो ज़रूर पढ़ा होगा कि किसके टाइम पीरियड में पहली रेलवे चली है और कहाँ से कहाँ तक चली है। तो दोनों बातें याद रखिएगा। आपकी जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल ही सही है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में आपका पहला रेलवे लाइन बिछाया गया था। पहला जो रेलवे लाइन बिछाया गया था ये 1848 में बिछाया गया था और ये कोलकाता से लेकर के
जो है कोलकाता के एरिया में बिछाया गया था। तो याद रखिएगा, अगर रेलवे लाइन किसके टाइम पीरियड में बिछाया गया तब भी आपके डलहौजी हैं, और रेलवे चला किसके बीच में किसके टाइम पीरियड में था 1853 में, ये भी डलहौजी ही हैं। ये 1853 में जो मुंबई से ठाणे के बीच में रेलवे लाइन चला था 34 किलोमीटर का था, ये आपका बिल्कुल रेलवे पहले यहाँ चला है, लेकिन लाइन जो बिछाया गया वो 1848 में ही कोलकाता के पास बिछाया गया था। क्योंकि बंगाल का एरिया अंग्रेजों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो रेलवे लाइन पहले यहीं बिछाया गया। हालांकि जो रेलवे चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, क्योंकि वो भी एक बंदरगाह नगर था जहाँ से कच्चे माल का निर्यात और बने हुए माल का आयात किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में सिविल सर्विसेज का जन्मदाता किसे माना जाता है? काफ़ी आसान लेकिन महत्वपूर्ण है। बताएंगे नागरिक सेवा या सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कौन है? कार्नवालिस हैं, मेयो हैं, डलहौजी हैं या हैं विलियम बेंटिक? तो काफ़ी आसान है, सभी को पता होगा। भारत में नागरिक सेवा या सिविल सर्विसेज या पुलिस व्यवस्था या न्याय व्यवस्था के जो जन्मदाता हैं वो आपके ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है कार्नवालिस बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सी बात है जो सत्य है, आपको ये बताना है। पहला है भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कार्नवालिस के द्वारा किया गया। दूसरा कह रहा है लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था स्थापित की गई थी। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं, और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। क्या है सही, आपको ये बताना है, और आपके लिए क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। हालांकि आसान है, अगर आपने पढ़ा है हिस्ट्री अच्छे से तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे, पुलिस व्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख स्तंभ था। इसी की मदद से चीज़ों को कंट्रोल करते थे, और इसका सृजन करने वाले कार्नवालिस हैं, और इन्होंने जमींदारों के हाथ में जो पुलिस प्रशासन था उसको छीन लिया था कि आप लोगों को अब पुलिस का काम नहीं करना, बल्कि पुलिस का काम गवर्नमेंट देखेगी। और इन्होंने अलग से पुलिस का जो है व्यवस्था किया जो कि शासन संचालन में मदद करे, और जो पुलिस की व्यवस्था करेगा वही ना थानों की व्यवस्था करेगा। तो ये भी आपके कार्नवालिस होंगे, डलहौजी नहीं होंगे बल्कि कार्नवालिस हो जाएंगे। इन्होंने ही थानों की व्यवस्था स्थापित की थी, और हर थाने का जो प्रधान है वो दरोगा होता था, जो कि भारतीय में आज भी ये चीज़ें देखने को मिलता था, जो कि एक भारतीय होता था। दरोगे का जो थाना होता, मतलब थाने का जो दरोगा होता था वो एक भारतीय होता था, उसका प्रधान होता था, और ये परंपरा आज भी चलती है। और ये सारे काम किसने किए हैं? तो ये सारे काम आपके कार्नवालिस ने किए हैं। पुलिस प्रशासन, सिविल सर्विसेज का व्यवस्था, न्याय प्रणाली, ये सभी इन्होंने ही डेवलप किए थे। तो आपकी केवल और केवल पहला सही है, दूसरा जो है वो सही नहीं था। अगला भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों के संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया है? देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गलती मत कीजिएगा, जल्दबाजी में उत्तर मत दीजिएगा। भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों के संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा शुरू किया गया? पहला है कार्नवालिस, दूसरा है वारेन हेस्टिंग, तीसरा है विलियम बेंटिक, और चौथा है लॉर्ड क्लाइव। कौन हो जाएंगे, आपको ये बताना है, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप क्या उत्तर देने वाले हैं। आप सभी को ये चीज़ तो पता चल गया है कि भारत में जो जनक हैं पुलिस के, न्याय के, और जो है आपके सिविल सर्विसेज के, वो कार्नवालिस हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही बात कह रहा है। तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, शुरुआत तो किया है, लेकिन इसकी जो नींव मजबूत करने का काम किया है वो किसने किया है? वो किया है आपके कार्नवालिस ने। तो याद रखेंगे, दीवानी फौजदारी कचहरियों के जो श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की जो नई व्यवस्था थी, ये वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, लेकिन कार्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया था। कार्नवालिस ने हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की, जिसका मुख्य जो जिला होता था, उसका मतलब जो प्रमुख होता था वो जिला जज होता था, जो नागरिक सेवा का सदस्य होता था। और इस तरह कार्नवालिस ने क्या किया है, दीवानी जज और कलेक्ट्रेट के ओहदे को अलग अलग करने का काम भी किया था। याद रखिएगा, जो न्यायाधीश होता था वो दीवानी जो मतलब न्याय होता था वो भी करता था, और कलेक्टर जो कलेक्टर का काम था वो भी करता था, यानी कि राजस्व भी इकट्ठा करता था,
और दीवानी के मुकदमे भी सुनता था, लेकिन कॉर्नवालिस ने ये जो काम है ये अलग कर दिया था, यानी कि दीवानी जज जो है वो दीवानी जज का काम करेगा और जो कलेक्टर है ये राजस्व इकट्ठा करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि किसने दीवानी और कलेक्ट्रेट के जो दायित्व हैं ये अलग अलग व्यक्तियों को दे दिए थे, तो उसके लिए आपका कॉर्नवालिस सही हो जाएगा। शुरू किया है किसने? हेस्टिंग ने। लेकिन इसको सुदृढ़ किसने बनाया है? कॉर्नवालिस ने बनाया है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दीवानी अदालत कायम की है, जिला जज जिसको सुनता था, और इन्होंने दीवानी का काम और जो कलेक्शन का काम है रेवेन्यू, ये दोनों अलग अलग अधिकारियों को दे दिए थे। भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? सबसे पहले हाई कोर्ट भारत में कहाँ बनाया गया? कोलकाता, मुंबई, मद्रास या सभी? बताएंगे। भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना किन जगह पे या किस जगह पे किया गया था? और ये आपके लिए काफ़ी आसान है, देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। निश्चित ही आप सभी को पता होगा कि ये तीनों प्रेसिडेंसियां हैं, और जो भी काम शुरू में किए जाते थे वो पहले प्रेसिडेंसियों में ही किए जाते थे। तो ये सारी बातें आपकी बिल्कुल ही सही हैं। इन तीनों जगह पे सबसे पहले आपके हाई कोर्ट बनाए गए थे, और ये घटना आपकी 1865 की है, ये भी याद रखिएगा। 1865 में तीनों प्रेसिडेंसियों में हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था, और ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि जो दीवानी और सदर होते थे उसकी जगह पे हाई कोर्ट बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? काफ़ी आसान, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा ये छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ करने वाला वायसराय कौन था। तो इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफ़ी आसान है, और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही है। लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, और ये आप जानते हैं 1882 की घटना है जब उन्होंने स्थानीय स्वशासन पर काम किया था। निम्न में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ये भी काफ़ी आसान है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में आया है। विलियम बेंटिक को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड मिंटो को या लॉर्ड मेटकॉफ को? काफ़ी आसान है और महत्वपूर्ण है। कौन है जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, यानी कि उस पर जितने प्रतिबंध लगे थे वो सारे इन्होंने हटा लिए थे। ये भी आपके लिए काफ़ी आसान ही है। 1835 में आप सभी को पता होगा टाइम पीरियड है गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक का, और इन्होंने ही चार्ल्स मेटकाफ को भारत पर जो प्रतिबंध है उसको हटाने के लिए काम करने को कहा था, और उनके इस कदम की वजह से, यानी कि उन्होंने प्रेस से जो सारे जो प्रतिबंध थे उसको हटा लिया, इसलिए उनको कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, मेटकाफ है। हालांकि ये किसके कहने पे कर रहे हैं? तो ये विलियम बेंटिक के कहने पे कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही है? आपको सही बताना है। पहला है लॉर्ड डलहौजी के दौरान पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। दूसरा कह रहा है रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड वेबल रहने के दौरान की गई। तीसरा कह रहा दोनों बातें सही हैं, और चौथा कह रहा कोई भी सही नहीं है। कॉमन सेंस का है, और आप लोगों से ये गलत नहीं हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण और बिल्कुल एक तरीके से कहिए कि फैक्ट हैं जो मोस्टली पता रहता है। आपको बताना है कौन सा है जो सही है, और आपके सामने है ऑप्शन 4। इसमें से आपको क्या सही लग रहा है? फर्स्ट पे तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही आपसे बात कर लिया है कि आपका जो पहला ये बिल्कुल ही सही है। दूसरा जो है क्या ये सही है? दूसरा आप सभी को पता होगा जो रेडक्लिफ हैं ये सीमा विवाद को सुलझाने के लिए लाए गए थे, सीमाओं के विभाजन के लिए लाए गए थे, और सीमा का बंटवारा किसके टाइम पीरियड में हुआ है? तो आप सभी को पता होगा वो टाइम पीरियड वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का था, जिनके टाइम में बंगाल एवं पंजाब का जो विभाजन है वो किया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में। तो ये क्या करने आए हैं? भारत और पाकिस्तान के लिए रेडक्लिफ लाइन खींचते हैं, पूर्वी पाकिस्तान के लिए भी और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये टाइम पीरियड जो है ये किसका है? ये है माउंटबेटन का, बेबल का नहीं है। तो सही है तो केवल और केवल पहला सही है। इन्हीं के टाइम में पहला रेलवे लाइन बिछाया गया 1848 में, और पहला रेलवे भी चला है 1853 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के पीछे निहित कारकों के लिए इनमें से कौन सा कथन गलत है? यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ है
इसके बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है ब्रिटिश उपनिवेशवादी शोषण के वास्तविक स्वरूप को समझना, जिसे दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त और डब्ल्यू.सी. बनर्जी के भारतीय निर्धनता से संबंधित लेखों से सिद्ध किया गया है। आपको बताना यहाँ पे डब्ल्यू.सी. वाचा है, वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी नहीं है बल्कि डब्ल्यू.सी. वाचा है। और दूसरा कह रहा है मैक्स मूलर, आर.जी. भंडारकर आदि द्वारा भारत के अतीत की पुनः खोज, जिसने आत्मविश्वास भरा और जो है दास्तां की इतिहास के औपनिवेशिक दावों को असत्य ठहराया। तीसरा कह रहा है मध्यवर्गीय बुद्धिमत्ता का उपहार, जिसने विचार, ज्ञान और मूल्य के साझा आधार पर निर्णय या निर्माण किया, साझा आधार का निर्माण किया। और चौथा कह रहा है रिपन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। आपको बताना है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के पीछे निहित कारकों में इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है, यानी कि वो जिम्मेदार नहीं है, बाकी चीज़ें जिम्मेदार हैं। तो आपका क्या सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे कौन सा चीज़ है जो जिम्मेदार नहीं है, वो है आपका रिपन और कर्जन कह रहा है। तो रिपन ने प्रतिक्रियावादी नीति नहीं अपनाई थी, किसने अपनाया है? कर्जन ने अपनाया है, लेकिन रिपन इसमें नहीं होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये इसलिए गलत हो गया। अगर यहाँ रिपन की जगह पे लिटन हो जाता, लिटन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, तो बिल्कुल सही हो जाती, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विवादित जो है वायसराय हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा भारतीयों को डिस्टर्ब किया है। तो लिटन और कर्जन होता तो बिल्कुल सही हो जाता। पहला बिल्कुल सही है कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी शोषण के वास्तविक स्वरूप को समझना, जिसे दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त और डब्ल्यू.सी. वाचा के भारतीय निर्धनता से संबंधित लेखों में सिद्ध किया गया। दूसरा भी सही है कि मैक्स मूलर, आर.सी. भंडारकर आदि द्वारा भारत के अतीत की पुनः खोज, जिसने आत्मविश्वास भरा और दास्तां के इतिहास के औपनिवेशिक दावे को असत्य ठहराया। और तीसरा भी कि मध्य वर्गीय बुद्धिमत्ता का उभार, जिसने विचार, ज्ञान और मूल्य के साझा आधार का निर्णय किया है। तो बाकी बातें बिल्कुल ही सही हैं। आपका केवल और केवल चौथा नहीं सही है, क्योंकि रिपन बहुत अच्छे थे। रिपन की जगह पे लिटन और कर्जन होता तो ये भी आपका सत्य हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। कह रहा है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पीरियड में कूका आंदोलन हुआ है। दूसरा कह रहा है लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड में मुस्लिम लीग का गठन हुआ है। तीसरा कह रहा है लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगी। और चौथा कह रहा है कि लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ है। क्या सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा, क्या है जो सही सुमेलित नहीं है। और ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे जो फैक्ट हैं बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो याद रखेंगे आपका क्या सही नहीं है। तो आपका चौथा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? जो कि बैरकपुर का जो सैन्य विद्रोह हुआ है, ये एम हर्स्ट के टाइम पीरियड में हुआ था। एम हर्स्ट के टाइम पीरियड में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ है। नॉर्थब्रुक के टाइम पीरियड में कूका आंदोलन हुआ है, सही है। मिंटो के टाइम पीरियड में 1906 में आपका मुस्लिम लीग का गठन हुआ, ये भी सही है। हार्डिंग ने नर बलि प्रथा को रोका है, ये भी सही है। ये सारी बातें बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, याद रखिएगा। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह एम हर्स्ट के टाइम पीरियड में हुआ है। आपका ये वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड हेस्टिंग नहीं है, हालांकि दो है ना, एक वारेन हेस्टिंग है और एक आपके लॉर्ड हेस्टिंग है। पहले वारेन हेस्टिंग आए हैं जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, और जो आपके लॉर्ड हेस्टिंग आए हैं ये उनके बाद आए हैं। हालांकि ये भी बंगाल के ही गवर्नर जनरल हैं, लेकिन ये बाद में आए हैं। तो इसको याद रखिएगा, मराठा युद्ध वगैरह इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कार्नवालिस संहिता के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। कार्नवालिस संहिता के बारे में क्या सही है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है इसके तहत जिले के कलेक्टर को न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां प्रदान की गई ताकि वह भू राजस्व संबंधी विवादों का त्वरित निपटान कर सके। दूसरा कह रहा है इसमें कलेक्टर को अपने जिले में पड़ने वाले दुर्भिक्ष के दौरान त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए सशक्त बनाया गया। आपको बताना है कि क्या दोनों बातें सही हैं या कोई भी सही नहीं है। इसमें से क्या है जो कि आपका सत्य है, आपको सत्य बताना है।
और ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। मतलब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी गूढ़ भी है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान देंगे तो आपका ये गलत नहीं होगा, और अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो बताएंगे कि क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे लिखी हुई कोई बात सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1993 तक अंतिम रूप देकर उसे क्या किया, कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया और एक कॉर्नवालिस संहिता के रूप में फेमस हो गया। यह सुधार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था और इसके द्वारा कलेक्टर की जो न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ थी वापस ले ली गई। अब कहा गया कि जो कलेक्टर है वो न्यायिक और फौजदारी जो काम है वो नहीं करेगा, वो केवल और केवल राजस्व वसूली का काम करेगा। तो याद रखिएगा, वो केवल और केवल कर संबंधी शक्तियाँ उसके पास रहीं, उसको कहा गया वो न्याय का काम नहीं करेगा। कॉर्नवालिस संहिता है या जो कोड है, इसका संबंध न्यायिक सुधार से है। याद रखिएगा, इसका संबंध जो है ये न्यायिक सुधार से है। तो आपका जो सही नहीं है, दोनों सही नहीं है, क्योंकि कह रहा है इसमें कि इसके तहत जिले के कलेक्टर को न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ प्रदान की गई। तो नहीं, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ भू राजस्व विवाद संबंधी निपटारे का ही अधिकार था। इसको न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ इससे छीन ली गई। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉर्नवालिस ने, चूँकि वारेन हेस्टिंग ने व्यवस्था लागू की थी, वारेन हेस्टिंग के इस व्यवस्था में इसने काफ़ी सुधार किया, व्यवस्थित किया और एक व्यक्ति निरंकुश ना हो जाए इसीलिए उसकी शक्तियों को बांट दिया। न्याय का काम न्यायाधीश करेगा और राजस्व वसूलने का काम कलेक्टर करेगा, इसलिए गलत हो गया। दूसरा क्यों गलत है? इसमें कलेक्टर को अपने जिले में पड़ने वाले दुर्भिक्ष के दौरान त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए सशक्त बनाया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको अपने ज़िले में पड़ने वाले जो दुर्भिक्ष हैं उसको सहायता देने के लिए सक्षम नहीं बनाया गया था। वो इस बारे में कोई भी ठोस कदम नहीं उठा सकते थे। तो याद रखिएगा, आपकी कोई भी बात जो है वो सही नहीं है, बाकी आपका सही है। क्योंकि यहाँ पे कॉर्नवालिस संहिता की बात कर रहा है, तो कॉर्नवालिस संहिता में ये बात नहीं की गई थी कि वो त्वरित रूप से सशक्त है अपने क्षेत्र के दुर्भिक्ष अगर पड़ता है तो उसके लिए मदद करने के लिए। तो ये कॉर्नवालिस के कोड के बारे में दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं, आपका कोई भी सत्य नहीं है। यहाँ पे कलेक्टर को इतना पावर नहीं दिया गया था, सिर्फ वो भू राजस्व संबंधी अधिकार थे, लेकिन दुर्भिक्ष के टाइम पीरियड में जो निर्णय लेते हैं वो मोस्टली गवर्नर जनरल के हाथों में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है? लॉर्ड डलहौजी के बारे में कौन सी बात सही है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है इन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत की। दूसरा कह रहा है इनके शासन में भारत में विद्युत तार की शुरुआत हुई। तीसरा कह रहा है इन्होंने भारत में पहली बार पृथक लोक निर्माण विभाग स्थापित किया। और चौथा कह रहा है कि सभी बातें सही हैं। आपको बताना है कि जो डलहौजी हैं जिनका टाइम पीरियड 1848 से 1856 के दौरान था, इनके बारे में कौन सी बात है जो सही हो जाएगा। याद रखिएगा, टाइम पीरियड भी इनका काफ़ी है, 48 से 56 तक है। ये लगभग आप देखेंगे तो लगभग 8 साल इन्होंने जो है टाइम पीरियड भारत में बिताया है। तो आपको ये पता ही होगा कि सारी बातें सही हैं। इन्हीं के टाइम में रेलवे, इन्हीं के टाइम में डाक तार, इन्हीं के टाइम में आपका जो प्रथम लोक निर्माण, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि प्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके टाइम पीरियड में हुआ है। ये भी कौन है? आपके डलहौजी हैं। आपको ये भी पता होगा कि जो दूसरा सिख युद्ध हुआ था 48 से 49, ये भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। 49 में पंजाब को मिला भी लिया गया, मतलब जो है मुगल मतलब जो अंग्रेजी साम्राज्य में। इन्हीं के टाइम पीरियड में जो बर्मा था इसका अधिग्रहण 1852 में कर लिया गया। इन्हीं के टाइम पीरियड में व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदय, झांसी, नागपुर, यहाँ तक कि अवध तक का अधिग्रहण इन्होंने कर लिया था। और इन्हीं के टाइम पीरियड में पहली जो रेलवे लाइन है ये कोलकाता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई थी। 1848-49 में ये घटना हुई है जब कोलकाता से रानीगंज के बीच में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और इन्हीं के टाइम में वुड डिस्पैच भी आया था, ये भी आप सभी को पता होगा। तो ये सारी बातें जो हैं ये आपके डलहौजी के टाइम पीरियड से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल द्वारा लाए गए प्रस्ताव के संबंध में कौन सा है जो सही सुमेलित है। यानी कि जो ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल हैं इनके द्वारा कुछ प्रस्ताव लाए गए हैं। कौन सा प्रस्ताव है जो आपका सही है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है 1835 का
जो है बैंटिक प्रस्ताव, कह रहा है ये भारतीय शिक्षा से जुड़ा है। दूसरा कह रहा है 1870 का म्यो प्रस्ताव, कह रहा है स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय विकेंद्रण से जुड़ा है। तीसरा कह रहा है 1882 का रिपन प्रस्ताव, कह रहा है प्रांतों के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण से जुड़ा है। और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। बताएंगे कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी गूढ़ है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसे बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपका केवल और केवल पहला सही है। 1835 में ही भारतीय शिक्षा अंग्रेजी में दिया जाएगा। मैकाले मिनट जो है वो विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में आया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि क्या राजस्थानीय निकायों के लिए वित्त विकेंद्रण की जो बात है ये कब किया गया है? ये रिपन के टाइम पीरियड में किया गया है। स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय विकेंद्रण हो, यानी कि स्थानीय निकायों के पास भी पैसा हो अपने स्तर पर काम करने के लिए, ये रिपन के टाइम पीरियड में हुआ है। और प्रांतों के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण की जो बात है ये मेयो के टाइम पीरियड में किया गया है। मेयो के जो है ये आप सभी को पता होगा, 1870 में इन्होंने एक मेयो प्रस्ताव लेकर के आते हैं और ये कहते हैं कि जो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है उसके माध्यम से प्रांतीय सरकारों को अपने बजट को संतुलित करने के लिए स्थानीय कराधान की सहायता लेने हेतु अधिकृत किया जाना चाहिए, यानी कि स्थानीय जो स्तर की जो कराधान है वो प्रांतों को मिलना चाहिए, ऐसा उसको मतलब जो है शक्ति दिया जाना चाहिए। और याद रखिएगा रिपन जो है ये चाहते थे कि जो प्रांतीय सरकार है वो स्थानीय निकायों के विषय में वित्तीय विकेंद्रीकरण का वही सिद्धांत लागू करे जो मेयो की सरकार में स्थानीय स्वशासन के लिए लागू किया गया था। तो याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन पे जो जोर दे रहे हैं वो रिपन है और प्रांतों में के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण हो, प्रांतों को भी पावर मिले, ये मेयो कह रहे हैं। तो इसलिए आपका दूसरा तीसरा जो है ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए आसान हो सकता है। क्वेश्चन है गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में कौन सा है जो सही सुमेलित है। आपको बताना है, यहाँ सामने दिया हुआ है घटना और ये विभिन्न गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में घटित हुई हैं, इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है आपको वो बताना है। कह रहा है पहला सर जॉन सोर, क्या इनके टाइम में अस्थायी बंदोबस्त आया था। दूसरा कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या इनके टाइम पीरियड में 1793 का चार्टर अधिनियम आया है। तीसरा कह रहा है वारेन हेस्टिंग, क्या इनके टाइम पीरियड में पिट्स इंडिया एक्ट आया है। और चौथा कह रहा है कि सभी, यानी कि सभी सही सुमेलित है। कौन सा सही है आपको ये बताना है। फटाफट उत्तर देंगे, काफ़ी आसान है, अंडरस्टैंडिंग का है, तो इसमें समस्या बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। चलिए दे दीजिए उत्तर, आप लोगों को कौन सी बात है जो सही लग रही है और इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका जो सत्य है वो केवल और केवल आपका कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका केवल सही है। वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में पिट्स इंडिया एक्ट आया है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना भी हुई है। ये टाइम पीरियड जो है वो ये वारेन हेस्टिंग का, ये सही है। पहला सही नहीं है क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त आप सभी को पता है कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में आया 1793 में। 1793 में ही कॉर्नवालिस का समय खत्म हो जाता है और 93 में ही जॉन सोर का शुरू हो जाता है। तो 1793 का जो चार्टर अधिनियम है ये जॉन सोर के टाइम पीरियड में आया है। 1793 का जो चार्टर अधिनियम है जॉन सोर के समय में आया, क्योंकि जॉन सोर 1793 से 1798 के दरमियान भारत के गवर्नर जनरल हैं, या कहिए कि बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। आपके जो कॉर्नवालिस हैं इनका टाइम पीरियड 1793 में समाप्त हो गया था। तो इस तरह से आपका जो दोनों बातें हैं ऊपर के ये सही नहीं है, आपका केवल और केवल तीसरा सही है। निम्नलिखित घटनाओं का किस वायसराय के कार्यकाल में घटित हुई, यानी कि यहाँ पे जो घटनाएं दी गई हैं ये घटनाएं कौन से वायसराय के टाइम पीरियड में घटित हुई हैं आपको ये बताना है। आपको इन घटनाओं को पढ़ना है और फिर बता देना है कि ये घटनाएं किसके टाइम पीरियड में घटित हो रही हैं। बहुत आसान है, एकदम कॉमन सेंस का है, सभी को पता होगा। कह रहा है आपका शस्त्र अधिनियम, दूसरा कह रहा है प्रथम दिल्ली दरबार, तीसरा कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और फिर कह रहा है कि ये सारी बातें किसके टाइम पीरियड की हैं। निश्चित ही सभी को पता है कौन है, लिटन है या डफरिन है या मेयो है या कर्जन है।
तो इसमें तो कोई दम नहीं है। हालांकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी को पता है ये सारा काम कौन कर रहे हैं? लीटन और कर्जन, यही दोनों लोग सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियावादी माने जाते हैं। शस्त्र अधिनियम, भारतीय बिना लाइसेंस के शस्त्र नहीं रख सकते हैं, ये इन्होंने कब लागू कर दिया? इन्होंने ये चीज़ लागू कर दिया था 1778 में। 1778 में शस्त्र अधिनियम लाए और बिना लाइसेंस भारतीय जो है वो नहीं रखेंगे कोई भी शस्त्र, ये इन्होंने कहा। दिल्ली दरबार भी इन्होंने 1877 में बुलाया था, जहाँ पे विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था, कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इन्हीं के टाइम पीरियड का है, ये भी 1878 की ही घटना है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इन्हीं के टाइम पीरियड में 78 में ही जो ICS परीक्षा में प्रवेश की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। ICS में भर्ती होने के लिए 21 वर्ष से घटाकर उम्र 19 वर्ष किसने किया है? तो ये भी लीटन ने ही किया है, जिसका मेन मोटिव था कि भारतीयों को सिविल सर्विसेज में जाने से रोका जाए। देखिए अब ये लोग किस तरह का नीति अपनाने लगे थे। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तिब्बत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा है जो सही है? पहला कह रहा है तिब्बत में ब्रिटिश नीति मध्य एशिया में इंग्लैंड एवं रूस के बीच चली आ रही प्रतिस्पर्धा का एक पहलू मात्र था। दूसरा कह रहा है लॉर्ड कर्जन ने 1903 में शस्त्र रक्षक दल के साथ तिब्बत में एक मिशन भेजने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गृह सरकार सशस्त्र रक्षक बल के मुद्दे पर सहमत नहीं हुई। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं। और चौथा कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। कौन सा सत्य है आपको वो बताना है। और आपके लिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी गूढ़ है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बताने में दिक्कत नहीं होगा, अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो समस्या हो सकती है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं, आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे क्या है जो सत्य है, आपका केवल और केवल पहला सही है। तिब्बत में ब्रिटिश नीति मध्य एशिया में इंग्लैंड एवं रूस के बीच चली आ रही प्रतिस्पर्धा का एक पहलू मात्र थी, बिल्कुल सही है। दूसरा क्यों गलत है? लॉर्ड कर्जन ने 1903 में सशस्त्र बल के साथ तिब्बत पर एक मिशन भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसको गृह शासन ने क्या किया है, मतलब गृह शासन सशस्त्र बल के मुद्दे पर कह रहा कि सहमत नहीं हुई। ऐसा नहीं है, काफ़ी हिचकिचाहट के बाद या काफ़ी हिचक के बाद ये क्या हो गए थे, सहमत हो गए थे। यानी कि पूरा मन तो नहीं था, लेकिन हिचकिचाहट के साथ भी इन्होंने हामी भर दी। और इसके बाद कर्नल यंग हसबैंड के नेतृत्व में तिब्बत का अभियान हुआ था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आया है कि किसको भेजा था तिब्बत अभियान पर कर्जन ने, तो कर्नल यंग हसबैंड को भेजा था। और यहाँ पे गृह सरकार ने सशस्त्र बल के मुद्दे पर हिचकिचाहट के साथ सहमति दे दी थी, ये कह रहा नहीं दी, इसलिए गलत हो गया। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। यंग हसबैंड के नेतृत्व में ये अभियान गया था, तिब्बत पे आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। आपको बताना है ये जो घटनाएं हैं आपके सामने, ये कौन से वायसराय के काल से जुड़ा हुआ है। काफ़ी आसान और अंडरस्टैंडिंग का है। और ये भी मुझे लगता है आप सभी लोग इसका भी उत्तर सही बता सकते हैं कि ये सारी घटनाएं किसके टाइम पीरियड में घटित हुई होंगी। कह रहा है यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह। किसके टाइम पीरियड में यूरोपीय सेनाओं ने श्वेत विद्रोह किया? क्योंकि ये देखने में वाइट थे, गोरे थे, इसलिए इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा गया। भारतीय दंड संहिता तथा फौजदारी विधि संहिता का निर्माण हुआ इनके टाइम पीरियड में। तीसरा कह रहा पुलिस विभाग का गठन हुआ है। अब आपको बताना है, हालांकि कंफ्यूज भी हो सकते हैं। पहला कह रहा है कैनिंग है, दूसरे कह रहा है कि डलहौजी है, तीसरे में कह रहा है कि हेस्टिंग है और चौथे में कह रहा है कॉर्नवालिस है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो याद रखेंगे ये टाइम पीरियड जो मतलब जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये किसके टाइम पीरियड से है? तो ये आपका कैनिंग के टाइम पीरियड से है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कैनिंग का जो टाइम पीरियड है ये 1858 से लेकर के 58 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वायसराय के बारे में पूछ रहा है ना। वायसराय ये 58 से बने हैं, 57 में विद्रोह हुआ है और 58 में महारानी के घोषणा पत्र के तहत इनको वायसराय घोषित कर दिया गया। 57 में ये गवर्नर जनरल थे, यहाँ वायसराय कह रहा है। तो ये 1858 में वायसराय बने हैं और 1858 से 62 तक इनका टाइम पीरियड था। 1858 से 62 तक ये भारत के वायसराय रहे थे और इनके टाइम पीरियड में स्वायत्त विद्रोह हुआ था 1859 ईस्वी में। गोरे लोगों ने विद्रोह किया है। और साथ ही इन्हीं के टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है IPC और CRPC। IPC
IPC और CRPC 1860 में इसको भी बनाया गया है, यानी कि भारतीय जो दंड संहिता है और फौजदारी विधि संहिता, इन दोनों का निर्माण IPC और जो है CRPC 1860 में बना है। और पुलिस विभाग का गठन भी 1861 में इनके टाइम पीरियड में किया गया। ये सारी बातें याद रखिएगा, कई बार आया है। पुलिस विभाग कब बना है, IPC, और आपका CRPC किसके टाइम पीरियड में बना, और यूरोपीय सेनाओं ने कब श्वेत विद्रोह किया, कौन से गवर्नर जनरल हैं, लॉर्ड कैनिंग हैं। इनका टाइम पीरियड वैसे तो 57 से लेकर के आपका, या कहिए 56 से, गवर्नर जनरल जो आपके डलहौजी थे वो 1856 में वो चले गए थे, और 1856 में ही ये बन गए थे भारत के गवर्नर जनरल, और इसीलिए ब्रिटिश जो कंपनी है इसके आखिरी गवर्नर जनरल थे। और इन्हीं के टाइम पीरियड में 1857 में विद्रोह हुआ, और फिर महारानी का शासन 58 से शुरू हुआ, और फिर ये वायसराय के रूप में स्थापित हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। बेबेल योजना के संदर्भ में कौन सी बात है जो सही नहीं है। बेबेल योजना के बारे में क्या सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है, इसने पूर्णतः भारतीयों से निर्मित अंतरिम परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा। दूसरा कह रहा है, परिषद में हिंदू व मुसलमान की संख्या बराबर होनी थी। तीसरा कह रहा है, पुनर्गठित परिषद 1935 के अधिनियम के ढांचे के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। और आपका चौथा क्या कह रहा है, अच्छा 3 ही ऑप्शन है, इसी में से बताना है क्या है जो सही नहीं है, क्या है जो सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी विचारणीय है, हालांकि पढ़ा हुआ है आपका, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आसानी से उत्तर बता सकते हैं क्या है जो आपका सही नहीं है। तो याद रखेंगे क्या है जो सही नहीं है, वो आपका पहला सही नहीं है। क्यों कह रहा है, इसने पूर्णतः भारतीयों से निर्मित अंतरिम परिषद के गठन की प्रस्ताव रखी नहीं। इसने कहा कि भारतीय जो परिषद है इसमें गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ करके बाकी जितने कार्यकारिणी के सदस्य होंगे वो सब भारतीय होंगे, यानी कि गवर्नर जनरल और जो है कमांडर इन चीफ, ये 2 लोग जो होंगे वो भारतीय नहीं होंगे, बाकी लोग सारे परिषद के भारतीय होंगे। दूसरा बिल्कुल सही, हिंदू मुसलमानों की संख्या बराबर करनी थी, किया था इन्होंने या होनी थी, और 1935 के अधिनियम के ढांचे के तहत ही अंतरिम सरकार का जो रूप है ये काम करेगा। ये दोनों बातें सही हैं, पहला सही नहीं है, चूँकि कह रहा पूर्णतया भारतीयों से निर्मित होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। वो लोग इतनी आसानी से भारतीयों को कहाँ सब कुछ देने वाले थे। नेक्स्ट देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। पहला कह रहा है 1912 में दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। दूसरा कह रहा है 2 वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिल्ली और यहाँ की इमारतों को डिज़ाइन करने के लिए बुलाया गया। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं, और चौथा कह रहा कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करने के संदर्भ में कौन सी बात है जो सत्य है, सत्य बताना है। फटाफट दीजिएगा उत्तर, क्या है जो सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, आपका क्या है जो सही है, तो आपका केवल और केवल दूसरा सही है। पहला क्यों सही नहीं है, क्योंकि 12 दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के उत्सव में जो है राजधानी बनाने का जो दिल्ली को घोषणा कर दिया गया था, यानी कि यहाँ पे दिल्ली जो राजधानी बनी है वो 1911 में बनी है, तो इसलिए आपका क्या हो गया, पहला सही नहीं है। और दूसरा तो बिल्कुल ही सही है कि जो उसका डिज़ाइन वास्तुकार थे वो एडविन लुटियंस थे और हर्बर्ट बेकर थे, इसको याद रखिएगा। और पहला आपका जो है ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1911 होना चाहिए था, इसलिए पहला सही नहीं है। अगला है इल्बर्ट बिल विवाद के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में क्या सही है, आपको ये बताना है। कह रहा है इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में वायसराय लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में आया था। दूसरा कह रहा है इनके तहत भारतीय न्यायाधीश अदालतों में यूरोपीय अभियुक्तों पर चलने वाले मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे। बहुत ही आसान है, रिपीटेड प्रश्न है और आप सभी को पता होगा कि कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि केवल और केवल आपका दूसरा सही है, पहला जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ये टाइम पीरियड रिपन का है, लिटन का नहीं है, इसलिए आपका पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया है। चलिए देखते हैं आपका क्या होने वाला अगला क्वेश्चन। भवानी मंदिर की रचना किसने की है।
भवानी मंदिर के रचयिता कौन है? पहला कह रहा है अरविंद घोष, दूसरा कह रहा है गोपाल राय देशमुख, तीसरा कह रहा है विनायक दामोदर सावरकर और चौथा कह रहा है श्यामजी कृष्ण वर्मा। किन्होंने भवानी मंदिर की रचना की है? बताएंगे आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा? भवानी मंदिर का जो निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया है? आपको ये बताना है, जो रचना है ये किसने किया है? तो ये याद रखिएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिल्कुल सही है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। अरबिंदो घोष ने क्या किया है? भवानी मंदिर का निर्माण किया है। और याद रखिएगा इन्होंने ही युगांतर जो है पत्र भी निकाले थे और इन्हीं के प्रयास से अनुशीलन समिति का शुरुआत भी हुआ था। चित्तरंजन दास और प्रमथनाथ मित्र इनके मददगार थे। तो याद रखेंगे भवानी मंदिर इन्हीं की जो है रचना है, युगांतर इन्हीं की पत्रिका है और इन्होंने ही अनुशीलन समिति का निर्माण भी किया है। कौन सा है जो सही सुमेलित है? कौन सा है जो सही सुमेलित है? 3 ऑप्शन है और आपको बताना है। पहला स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड मिंटो, दूसरा कह रहा है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग के जनक लॉर्ड रिपन और तीसरा कह रहा है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ। काफ़ी आसान है, निश्चित ही आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आसान है। और आप सभी को पता होगा कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता आज ही पढ़े हैं चार्ल्स मेटकाफ हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग के जो जनक हैं मिंटो हैं, उन्हीं के टाइम पीरियड में 1909 में आपका सांप्रदायिक निर्वाचन जो है आया था। स्थानीय स्वशासन के जनक जो है ये रिपन है, आप सभी को पता है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं आज ही की क्लास में। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है जो सही है। पहला कह रहा है लॉर्ड मेयो ने गवर्नर जनरल काल में भारत का सांख्यिकीय सर्वेक्षण आयोजित किया। दूसरा कह रहा है डूरंड कमीशन की स्थापना लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा की गई। तीसरा कह रहा है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कर्जन द्वारा पारित किया गया था और चौथा कह रहा है सभी बातें सही हैं। आपको बताना है कौन सा है जो सही है और आपके लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। तो इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अपने आप में शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए। लॉर्ड मेयो ने भारत का सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था, ये बात आपका बिल्कुल सही है और इसी की मदद से 1871 का जनगणना भी हुआ था। तो आपका पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है डूरंड कमीशन लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड में आया, ये भी सही है। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 के टाइम पीरियड में जो है भारत के गवर्नर जनरल हैं और इन्हीं के टाइम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची गई थी और ये डूरंड कमीशन का जो गठन है ये 1893 में किया गया था। ये लैंसडाउन के टाइम पीरियड में ही आया हुआ है। और आपका तीसरा तो बिल्कुल ही सही है। कई बार पूछा गया है कि प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए अधिनियम 1904 में कौन लागू कर रहा है? तो कर्जन ने लागू किया था और इनके टाइम पीरियड में सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस प्रशासन की समीक्षा भी की गई थी और इनके टाइम पीरियड में विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बना था और विश्वविद्यालय अधिनियम भी इन्हीं के टाइम पीरियड में बना है 1904 में। तो याद रखेंगे बंगाल विभाजन भी इन्हीं के काल का है, सभी बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही सुमेलित है? कह रहा वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति, डलहौजी सहायक संधि, बेलेजली व्यक्तिगत का सिद्धांत। काफ़ी आसान है, काफ़ी फेमस इवेंट्स हैं और काफ़ी फेमस पर्सनालिटियाँ हैं ये, तो इनके बारे में आप सभी को पता होगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है क्या है जो सही है। केवल और केवल आपका पहला सही है। वारेन हेस्टिंग ने घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेस का जो है इन्होंने मतलब जो है नीति अपनाई थी। डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत, हड़प की नीति अपनाई थी जिसके तहत जिसके अपने जायज बच्चे नहीं होते थे उनके साम्राज्य को छीन लिया जाता था। और बेलेजली ने सहायक संधि को अपनाया था। सहायक संधि बहुत ही खतरनाक थी अपने आप में, ये मतलब जो है आप सभी को पता है खोखला कर देता था राजाओं को। तो बेलेजली ने सहायक संधि को काफ़ी फेमस बनाया था। इसने बहुत सारे साम्राज्य को व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत डलहौजी ने और सहायक संधि के तहत बेलेजली ने भारत के अपने मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। भारत में फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत में अंग्रेजों को या तो पड़ोसी राज्यों के साथ संधियों में शामिल होने या उन्हें पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार दिया। निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड पॉलिसी का समर्थन किया है? आपको बताना है कि भारत में फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत ने अंग्रेजों को या तो पड़ोसी राज्यों के साथ संधियों में शामिल होने या उन्हें पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार दिया। और ये कौन है जो समर्थन देते हैं इस पॉलिसी को? आपके सामने है जॉन लॉरेंस, लॉर्ड ऑकलैंड और विलियमसन और लॉर्ड कर्जन। बताएंगे फॉरवर्ड पॉलिसी का समर्थक कौन है?
और आप सभी को ये चीज़ बिल्कुल पता होना चाहिए, 1836 में गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए थे लॉर्ड ऑकलैंड और इन्होंने ही फॉरवर्ड पॉलिसी का समर्थन किया है। याद रखेंगे, फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब है कि खुद से ही अपनी रक्षा के लिए कदम उठाना, खुद से ही कार्रवाई करना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये बिल्कुल सही है, लॉर्ड ऑकलैंड। टाइम पीरियड 1836 में आए हैं, यानी कि बैंटिंग के बाद। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों या वायसराय के कार्यकाल का सही क्रम क्या है। ये गवर्नर जनरल आपके लिए नए हो सकते हैं, आपको इनका कालक्रम के हिसाब से क्रम सजाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को ये क्रम बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए फटाफट दे दीजिए उत्तर, क्या है जो कि आपका सही क्रम में हो जाएगा। तो याद रखेंगे क्या सही क्रम होगा, आप सभी को इनका जो टाइम पीरियड है ये पता होना चाहिए। जो जॉर्ज बार्लो हैं इनका टाइम पीरियड 1805 से लेकर के 98 तक है, 1805 से 1898। एम हर्स्ट आज ही बताई हूँ मैं, 1823 से लेकर के ये हैं 1828 तक, 1823 से 28 हैं। और जो आपके जानसोर हैं ये आए थे 1893 में आए हैं, आज ही इनको बताई हूँ मैं कि 1700 थे, 18 नहीं थे, 1793 से लेकर के इनका टाइम पीरियड 5 तक था, यानी कि जो है 1905 तक 1805 तक माना जाता है। और लॉर्ड जो बेलेस्ली हैं इनका टाइम पीरियड 1798 से 1805 है, 1798 से 1805 है, ये बेलेस्ली का टाइम पीरियड है। इस हिसाब से आपका कौन सा क्रम है जो सही है, तो आप सभी को पता होगा कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही है। सबसे पहले आपके जानसोर आ जाएंगे, उसके बाद आएंगे बेलेस्ली, उसके बाद आपके बार्लो और फिर आएंगे एमहर्स्ट। इस तरह से आपका ये क्रम है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो टाइम पीरियड है याद रखिएगा, देखिए ये 1700 में है और आपके ये भी 1700 में है, ये लोग 1800 में हैं। तो आपका ऑप्शन जो बिल्कुल बी है ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला देखिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किसके कार्यकाल में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी। आपको बताना है किसके टाइम पीरियड में जो अंग्रेजी है ये भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी थी। किसका टाइम पीरियड था आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग्स, तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक और चौथा है लॉर्ड लीटन। किसके टाइम पीरियड में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी थी। आप सभी को ये बिल्कुल पता होगा, एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये और बहुत आसानी से बता सकते हैं कि क्या है जो सही हो जाएगा। तो निश्चित ही आप सभी को पता होना चाहिए कि विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी थी और बेंटिक ने ही मैकाले के शिक्षा सुधार संबंधी प्रस्ताव को 1935 में स्वीकार कर लिया गया था और इसी से अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का आधार बना दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा है जो सही है, कौन सा है जो सत्य है, आपको ये बताना है। पहला है सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संदर्भ में अहस्तक्षेप की नीति का अवलंबन किया। दूसरा, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। तीसरा कह रहा दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है क्या सही है, काफ़ी आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। क्या कहेंगे आप लोग इस पर, चलिए बताइए क्या है जो आपके हिसाब से सही है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे कि सही हो। तो याद रखिएगा आपका क्या सही है, केवल और केवल आपका पहला सही है। सर जॉन लॉरेंस जिनका कार्यकाल 1864 से 69 था, 1864 से 69 तक इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने अफगानिस्तान के संदर्भ में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया है क्वेश्चन कि किसने अफगानिस्तान के बारे में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, तो ये लॉरेंस ने अपनाया था। और महारानी विक्टोरिया को कैसर ये हिंद की जो उपाधि है वो अभी मैंने बताया 1877 में लॉर्ड लीटन दे रहे हैं, कैनिंग नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपका दूसरा गलत हो गया। केवल और केवल आपका पहला सही है, दूसरा सही नहीं है।
तो उम्मीद है बच्चा लोग आप लोगों का कुछ पिछला पड़ा हुआ रिवीजन हुआ होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ज्ञान में बढ़ोतरी हुआ होगा और साथ ही कॉन्फिडेंस भी आया होगा। मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, डेली क्लास बहुत अच्छी रहती है, डेली आप लोग के लिए कुछ नया कुछ पुराना मिसलेनियस लाया जाता है ताकि आप लोग का रिविज़न भी हो, कॉन्फिडेंस भी आए और आप लोग अपने ज्ञान में बढ़ोतरी भी करें और अपने भविष्य में कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए जितना कर सकते हैं और हम लोग अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। आप लोगों का प्यार और सहयोग बहुत अच्छा लगता है, इसको ऐसे ही बनाए रखें। आप हमारी ऊर्जा हैं और हम आपकी। तो बच्चा लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।